हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूआन आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो चैप्टर 6 है क्लास 10th का। ठीक है, अपन उसमें काफी कुछ पढ़ लिया था, जैसे रेस्पिरेशन क्या होता था, डाइजेशन कैसे होता था, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता था और ऑक्सीजन का कैसे रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है ह्यूमन बींग में। तो अपन एक सब पढ़ लिया काफी अच्छे से। आज अपन क्या करेंगे, अपन वही चीज वापस कंटिन्यू करेंगे। बस रेस्पिरेशन जैसे अपन ह्यूमन बींग में देखा ना कि ऑक्सीजन कैसे अपन आउटर एटमॉस्फेयर से लेते हैं और कैसे उसको ब्लड में मिक्स करते हैं, ये पूरा प्रोसेस पड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो वैसे ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन के बारे में भी पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, CO2 और O2 में से ज्यादा अच्छे से सॉल्युबल कौन होता है वाटर में, ये सब अपन पढ़ेंगे। और ये सब हो जाएगा तो अपन क्या पढ़ेंगे, तो अपन पढ़ेंगे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, जो बोर्ड्स में आते हैं, जो एनसीईआरटी वाले हैं, उन सबका भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। जो भी अपन आज तक पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस वाले में, जो भी अपन पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, वो सब डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड रिलेटेड भी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन जैसा ह्यूमन बींग में कैसे हो रहा है, तो लंग्स की हेल्प से हो रहा है कि अपन के अंदर लंग्स है, अपन का पूरा ऑक्सीजन का इंटेक जो होता है वो लंग्स के अंदर से यूज होते हुए फिर वो ब्लड में मिक्स होता है। तो अपन के पास में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और अपन के पास में लंग्स है ना। ठीक है, अपन के पास में लंग्स है पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस को कैरिड आउट करने के लिए। तो ये अपन के पास में लंग्स है तो ठीक बात है। लेकिन जो छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश है, फिश के पास में क्या है, फिश के बारे में तो अपन को पता ही नहीं है। फिश जो है, जैसे ये फिश है, ठीक है, फिश है, और अपन क्या देखते हैं उसके पास में ऐसे ये पार्ट्स होते हैं और उसको अपन बोलते हैं गिल्स। तो फिश के पास में लंग्स नहीं होते हैं, गिल्स होते हैं। उसके पास पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, उसके पास में गिल्स है। गिल्स क्या होता है, वो ऐसे होते हैं जो काफी ब्लड से फिल्ड है, ब्लड फिल्ड कैपिलरीज है उसमें बहुत सारे। और वो क्या करते हैं, जैसे ही उसमें पानी जाता है, वाटर जाता है, जैसे वो एक्वस मतलब एनवायरमेंट में रहते हैं, तो जैसे ही उसमें वाटर जाता है तो गिल्स क्या करते हैं, उसमें से जो वाटर में पहले से डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको डिफ्यूज करवा लेते हैं। मतलब जैसे अपन ऐसे बोल रहे हैं कि ये वाटर है, ये वाटर के अंदर एनिमल है ये पूरा। अब इसके अंदर बहुत सारी O2 होती है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन तो होती है वाटर में, तो उस O2 का ये यूज करते हैं। पर ऑक्सीजन डिजोल्व जो वाटर में है और जो एटमॉस्फेयर में है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा है और वाटर में इतनी ऑक्सीजन नहीं है। मतलब जैसे क्योंकि वो तो डिफ्यूज हुई है। डिफ्यूज अपन ने पढ़ चुका है, डिफ्यूजन का मतलब होता है एक मीडियम का दूसरे मीडियम में मिक्स होना। तो वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेसेस होते हैं ना, उसमें एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है। ऐसे बहुत सारे O2 होते हैं। पर कंपेयर करें कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर जो अपन की एयर है और वाटर है, इसमें ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ होती है, तो एयर में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती है। ठीक है, एयर में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती है वाटर से। ठीक है, अगर अपन O2 को कंपेयर करें तो वाटर में तो इतनी ऑक्सीजन है नहीं। अब वो फिश क्या करेगी, वो गिल्स की हेल्प से ऑक्सीजन यूज करेगी, जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन उसको यूज करेगी। तो उनकी ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगी कि ह्यूमन की ज्यादा होगी। तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एयर से कर रहा है ब्रीथ, तो उसको ऑक्सीजन बहुत सारी मिल रही है, पर इनको ऑक्सीजन इतनी नहीं मिल रही है, तो बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेती है। ठीक है, तो इनकी ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा होती है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी ब्रीदिंग रेट ज्यादा क्यों होती है, उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन ये होगा कि वो डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन। और डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो कंपैरेटिवली लो होती है वाटर में, एयर के कंपैरिजन में, और उसकी वजह से उनकी ब्रीथिंग रेट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका मेन ऑर्गन कौन है, तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन गिल्स होते हैं। और ह्यूमन में कौन होता है, तो ह्यूमन में जो होता है वो होते हैं लंग्स। ठीक है, तो ये अपन को रेस्पिरेशन का थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए एक्वेटिक का। तो अब इसमें अपन को दो चीजें पता होनी चाहिए। थोड़ी बहुत लाइटों की कमी लग रही है, हमारा स्मार्ट बोर्ड हैंग होने लग गया है। ठीक है, तो ये एयर और वाटर के कंपैरिजन अपन ने कंपेयर करा कि एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं। अब एक्वेटिक एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, क्या करते हैं, तो वो तो डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं। जो ह्यूमन या फिर जो भी एनिमल्स हैं जो लैंड पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो ह्यूमन बींग कैसा है, वो लैंड पे रहता है, तो अपन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। और कुछ होता है एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास में ज्यादातर लंग्स होते हैं। ठीक है, लंग्स से उनकी रेस्पिरेशन पूरा लंग्स की हेल्प से होता है, उनको पास में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। लैंड पे जो भी रह रहे हैं वो तो डायरेक्टली एयर से ब्रीथ कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पर जो एक्वेटिक है वो क्या कर रहे हैं, वो एक्वेटिक जो होंगे वो ऑक्सीजन ब्रीथ करेंगे वाटर के अंदर वाले डिजोल्व ऑक्सीजन, तो उनके पास में ऑक्सीजन की वैसे भी अवेलेबिलिटी इतनी है नहीं।
तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है और उनकी वजह से उसकी ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा होती है, तो दे हैव हाई ब्रीदिंग रेट, हाई ब्रीदिंग रेट। और पूरा उनका फिनोमेना किस पे बेस्ड है, तो पूरा फिनोमेना उनका बेस्ड है गिल्स पे। गिल्स क्या होते हैं, तो गिल्स एक ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कैपिलरी से फिल्ड होते हैं, पूरे ब्लड कैपिलरी से फिल्ड होता है। जैसे ही इसमें वाटर पास होता है ना, तो वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाती है गिल्स की कैपिलरीज में, और फिर वो यूज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो गिल्स एक तरीके से लंग्स ही है। लंग्स क्या करता है, तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को डिजोल्व करवाता था ब्लड में, लेकिन गिल्स क्या करते हैं, वो एक्वेटिक जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है उसको डिजोल्व कराते हैं ब्लड में। ठीक है, ब्रीदिंग रेट ज्यादा होती है फिशेज में और एक्वेटिक एनिमल्स में कंपैरेटिवली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। ठीक है, तो ये अपन को पूरा आ गया, ये सब होता है। अब थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इतने डेवलप्ड नहीं होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग बहुत डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कॉकरोच जो होता है वो इतना डेवलप्ड नहीं है। ग्रास हॉपर जो है वो भी इतना डेवलप्ड नहीं है। और ग्रास हॉपर हो गया अर्थवॉर्म। तो ये ऑर्गेनिज्म इतने डेवलप्ड नहीं है, पर ये रहते कहाँ है, ये लैंड पे रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से, तो ये एयर की ही ऑक्सीजन को यूज करेंगे, तो उनके उसमें लंग्स नहीं है, इतने डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है। जैसे अपन पुरानी क्लासेस, अभी आप डाइवर्सिटी जब चैप्टर पढ़ोगे ना, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो का ही चैप्टर है वो, आगे जाके आएगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं, कुछ के पास में नहीं होते हैं। तो ये वो वाले ऑर्गेनिज्म क्या लंग्स ही नहीं है। लंग्स नहीं होंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन को लेंगे कैसे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज कैसे करेंगे। तो इनके पास में उस चीज को कवर करने के लिए कुछ और ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं स्पाइरेकल। ठीक है, जैसे कॉकरोच, अच्छे से डायग्राम तो नहीं बनेगा पर मैं ऐसा बनाता हूँ, ये कॉकरोच है, तो यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं इसकी वॉल्स के अक्रॉस, और उन होल्स को बोलते हैं स्पाइरेकल्स। अब उस होल्स में से ऑक्सीजन को इनटेक होता है, मतलब इस होल्स में से ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज जाती है डायरेक्टली इनके ब्लड में, इन सब में, और फिर वो ट्रैकिया एक ऐसे पाइप्स होती है उसकी हेल्प से अंदर तक जाती है। ठीक है, तो वो होल्स होते हैं, होल से पाइप जुड़ी हुई होती है, उसको बोलते हैं ट्रैकिया। मतलब डिफ्यूजन पूरा प्रोसेस हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में यहीं पे डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया। और अपन के ह्यूमन बीइंग में क्या होता था, एल्वियोलाई तक जाता था पूरा ऑक्सीजन, उसके बाद में डिफ्यूजन स्टार्ट होता था, और इसके यहीं पे स्टार्ट हो जाता है डिफ्यूजन। तो जो ग्रास हॉपर और कॉकरोच होते हैं उसमें स्पाइरेकल्स होते हैं, होल्स होते हैं आउटर बाउंड्रीज पे, और उसकी हेल्प से ये करते हैं। फिर आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या होता है, उसकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है, इतनी मॉइस्ट होती है कि उसकी स्किन मतलब पोरस है, पोरस है, तो वो डायरेक्टली आसपास के ऑक्सीजन को डिफ्यूज करवा देती है। इसमें होल्स भी नहीं है, इसकी मॉइस्ट स्किन है, मतलब इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, वो इसकी मॉइस्ट स्किन ही है। ठीक है, इसकी मॉइस्ट स्किन होती है, वहां से ये ऑक्सीजन को डायरेक्टली डिफ्यूज करवाती है। तो अपन को ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए एक्स्ट्रा। अपन के एनसीईआरटी में ये सब नहीं है, पर अपन को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि टेरेस्ट्रियल सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, और भी है, जैसे कॉकरोच हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, ये ग्रास हॉपर हो गया, तो इनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है वो अपन ने देखा। और जो एक्वेटिक होते हैं वो भी अपन ने देखा कि वो गिल्स की हेल्प से करते हैं। और कोई कोई होता है जिसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे फ्रॉग है, उसमें लंग्स होते हैं, मतलब वो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में। तो अपन को टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक का थोड़ा बहुत डिफरेंस पता होना चाहिए, ब्रीदिंग रेट क्या होती है, ज्यादा कम या किस में ज्यादा होती है ये। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है ये तो पता होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, अपन को फूड का ब्रेक डाउन करना होता है जिससे अपन को एनर्जी मिले, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, और इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो एनर्जी की नीड सिर्फ ह्यूमन को ही होगी कि प्लांट को भी होगी। ठीक है, एनर्जी तो प्लांट को भी चाहिए ना, प्लांट को भी तो ग्रो करना है, प्लांट को भी डे टू डे एक्टिविटीज करनी होती है अपनी, जैसे फोटोसिंथेसिस करनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी, या फिर मूवमेंट हो रही होती है इतनी कंटिन्यूसली, या फिर उसको ऐसा बोलते हैं ना कि फ्रूट उग रहा है, तो फ्रूट उगेगा तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए, वो जो भी ग्रोथ अपनी डेवलपमेंट कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी तो प्लांट को भी चाहिए। तो प्लांट में कैसे होता होगा, अगर एनर्जी चाहिए तो रेस्पिरेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन। और अगर प्लांट रेस्पिरेशन करेंगे तो उसका मतलब तो वो ऑक्सीजन का यूज कर लेंगे, ऑक्सीजन का यूज कर लेंगे ना, तो प्लांट भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें क्या होता है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिर H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज और O2 बनाती है। ठीक है, और साथ में थोड़ा बहुत H2O भी बनता है। ये पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का।
तो इसमें तो क्या हुआ, उनका फूड बना है, ये इनका फूड बना है, ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ये तो फूड प्रिपेयर हुआ है। तो इस प्रोसेस में उसने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करा और इसमें ऑक्सीजन निकली। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन निकली है ना, ये बहुत हाई अमाउंट में निकली है। जैसे मैंने ऐसे बोला कि 6 निकले, 6 एटम्स निकले, 6 मॉलिक्यूल्स निकले ऑक्सीजन के। उनको जो रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ 1 की थी, तो 5 तो एक्स्ट्रा है, तो 5 ये एक्सेल कर देगा और 1 का ये यूज कर लेगा रेस्पिरेशन प्रोसेस में, क्योंकि वो भी रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन कैसे करता है वो देखते हैं। हैंग होने लग गया हमारा ये, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या करता है वो, तो ये C6H12O6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये ग्लूकोज लिया उसने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसका ब्रेकडाउन करता है CO2 और H2O और बहुत सारी एनर्जी निकालता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। जैसे 3 स्टेप में होता है, पायरुवेट और ये मैंने नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो इसमें एनर्जी बनी ऑक्सीजन का यूज करके। तो जो ये वाली ऑक्सीजन बनती है ना, उसका ये यूज करता है यहाँ पे, पर इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है नहीं। जैसे अपन को ह्यूमन की बात करें, प्लांट की बात करें, तो ज्यादा रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, एनर्जी की। तो ह्यूमन कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन प्लांट जो है वो एक ही जगह पे रहता है, ना उसको बोलना ना कुछ करना है, बस एक ही जगह पे खड़े रहना है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती है प्लांट में, और उस वजह से ये इनका रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो ह्यूमन से बहुत ज्यादा लो होती है, बहुत ज्यादा, मतलब नेग्लिजिबल है ह्यूमन के कंपैरिजन में। तो उसकी वजह से इनकी ऑक्सीजन इतनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जितना भी फोटोसिंथेसिस करते हैं ये, उसमें से एक कभी कभार ले लेते हैं, बाकी सब ये ह्यूमन के लिए छोड़ देते हैं। पर रात की बात करें अगर, तो रात में तो फोटोसिंथेसिस कर रहे नहीं है। रात में अगर अपन नाइट की बात करें, तो नाइट में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट। तो सनलाइट अगर नहीं होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही होगी ना, क्योंकि ये प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन नहीं बन रही है। तो रात में वो क्या करेंगे, तो रात में जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना, उसका यूज करेंगे। तो रात में वो उल्टा करने लग जाते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं और वो अपन को ऑक्सीजन देते नहीं है, वो यूज करते हैं। पर वापस से वही है कि इतनी इनकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो बहुत कम ही यूज करते हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए और ऐसे ऐसे। तो रीजन यही है कि क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रिपरेशन नहीं हो रही है, वो वहाँ की ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, चक्कर वक्कर आ सकते हैं, या फिर वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो बस इतना सा होता ही है, तो इसको बहुत बड़ा बना दिया, वो इतना कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये होता है कि रेस्पिरेशन वो प्लांट्स भी करते हैं। अब अगर वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को कैसे टेक करते होंगे, मतलब ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता होगा एनवायरमेंट से, वो कैसे होता होगा, वो देखते हैं। तो हाउ ऑक्सीजन is taken for the process of respiration in plants। ठीक है, अपन अब इसको डिस्कस करने वाले हैं। देख रहे हो हैंग कैसे हो रहा है, ठीक है, ब्लिंक होता है एकदम से। तो ये हाउ ऑक्सीजन इज टेकन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। राइटिंग अच्छी नहीं है, पर सह लेना थोड़ा, कि मतलब उनको ऑक्सीजन, चलो मान लिया कि रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन मतलब रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रेस्पिरेशन ही ऐसा प्रोसेस है जहाँ से एनर्जी आएगी। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है उनको, तो ऑक्सीजन वही है, एनवायरमेंट से मिलेगी, डिफ्यूज ही होगी। तो डिफ्यूज होती होगी क्योंकि उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं, तो उनको कम ही ऑक्सीजन चाहिए। पर जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि प्लांट का ये पार्ट है, ये स्टेम है उसकी, ये उसकी रूट्स है, ऐसे उसकी रूट्स है, और ये फिर उसका ब्रांची पार्ट है, ये ऐसे ऐसे करके बड़ा सा प्लांट है, ठीक है, ये इसकी लीफ है, ऐसे करके बहुत सारे लीव्स हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए होती होगी इस स्टेम वाले पार्ट में, वो कहाँ से आती होगी, रूट में जो चाहिए होती होगी वो कहाँ से आती होगी, क्योंकि ये तो सॉइल के अंदर है ना, ये तो सॉइल के अंदर है। बहुत ही अच्छी ड्राइंग बन रही है, पता नहीं आपको कैसी लग रही होगी। तो ये तो सॉइल के अंदर है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे आती होगी, तो क्या होता है, सॉइल में छोटे मोटे होल्स होते हैं, छोटे मोटे होल्स होते हैं, तो मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। जहाँ पे भी होल्स है, थोड़ी बहुत भी एयर है, तो मतलब ऑक्सीजन है। और रूट होती है ना, रूट को बहुत सब डिवाइड करते हैं, जैसे जैसा मैंने लंग्स में पढ़ा ना कि ब्रोंकाई होती है, फिर ब्रोंक्योल्स, तो वैसे ही रूट है, फिर रूट हेयर्स बनते हैं। रूट हेयर्स सॉइल के स्मॉलेस्ट गैप में जाते हैं और वहां से ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो रूट वाला जो पार्ट है वो किसका यूज करता है, तो वो यूज करता है रूट हेयर्स का, रूट हेयर्स, ठीक है। रूट हेयर से ऑक्सीजन की फुलफिलमेंट हो जाती है रूट इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि रूट हेयर्स ने ऑक्सीजन फुलफिल कर दी। अब स्टेम पे आते हैं, स्टेम में क्या होता है, तो बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, स्टेम वाले पार्ट में।
उनको बोलते हैं लेंटिकल्स। तो जो लेंटिकल्स होते हैं वो ऑक्सीजन का फुलफिलमेंट करते हैं इस वाले पार्ट में, स्टेम वाले पार्ट में। फिर अपन आते हैं लीफ में। तो लीफ में क्या होता है, तो लीफ में तो अपन पढ़ ही चुके हैं, ये होता है, दो किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको अपन बोलते हैं गार्ड सेल, है ना। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा हेल्प करते हैं लीफ में। तो इनका हर पार्ट का अलग अलग डिफ्यूजन प्रोसेस पे होता है और हर ऑर्गन अलग अलग है। जैसे रूट हेयर है, रूट्स में, स्टेम में है लेंटिकल और लीफ में है स्टोमेटा, ठीक है। और इसके हेल्प से वो डिफ्यूज करवाते हैं ऑक्सीजन, और उनको डिफ्यूज ही कराना, उनको हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए भी नहीं, थोड़ी बहुत ही मिलेगी वही बहुत है, जो मतलब कम में वो एकदम खुश है। तो हाउ टू टेकन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट्स, उसका अपन आंसर लिख सकते हैं, दे आर टेकन विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, लेंटिकल्स एंड द रूट हेयर्स, ठीक है। इसके अपन इन सब की हेल्प से वो डिफ्यूज करवाते हैं, और ये अपन ऑर्गन देख लेंगे पोजीशन क्या क्या होती है ये सब। तो पूरा अपन को समझ आ ही गया होगा कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी पार्ट था, कि रेस्पिरेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ह्यूमन बींग से रिलेटेड ही है, वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में जो भी है उन सबसे रिलेटेड है। सारे जो भी लिविंग बींग्स है उन सबको एनर्जी चाहिए जीने के लिए, और वो एनर्जी जो आती है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही आएगी, है ना। तो ये अपन ने देखा। फिर एक्वेटिक का देखा कि उनकी ब्रीथिंग रेट ज़्यादा क्यों होती है और उसका रीज़न क्या था। और फिर अपन ने ये भी देख लिया कि प्लांट में क्या क्या होता होगा। अब अपन आते हैं कि पुराने क्वेश्चंस पे, कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार पढ़ लो इसको। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, कि what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करें तो क्या एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल वाले के पास में, कंपेयर करें अगर ऑक्सीजन के लिए तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास में एक एडवांटेज है कि उसके पास में अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि दे हैव मोर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, दे हैव मोर availability of ऑक्सीजन। फिर सेकंड लिखना है कि एक तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब अपन ने क्या पढ़ा है कि फूड का ब्रेकडाउन जो होता है ना वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो बहुत अच्छे से होता है। फूड का जितना अच्छा ब्रेकडाउन होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन होनी चाहिए। जैसे अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें, अपन बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो अपन की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, पर ऑक्सीजन इतनी नहीं होती है। तो उसकी वजह से अपन का जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो पूरा नहीं होके लैक्टिक एसिड में बनने लग जाता है, तभी अपन को क्रैम्प आ जाता है। तो अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती तो वो अपन की एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता और अपन के लैक्टिक एसिड नहीं बनता। तो जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी उतना अच्छे से फूड ब्रेकडाउन होता है। तो अपन यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है तो उनका फूड का ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो अपन लिख सकते हैं फूड इज ब्रेकडाउन more in terrestrial as compared to aquatic। देखना हैंग कैसे होगा ये, अभी नहीं हुआ, कंपेयर टू एक्वेटिक, ठीक है। जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो ज्यादा होता है टेरेस्ट्रियल में कंपैरेटिवली किसमें, एक्वेटिक से। तो एक्वेटिक से ज्यादा इसमें ज्यादा अच्छा ब्रेकडाउन होता है क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अपन को ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं, देयर आर मोर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, फूड इज ब्रेकडाउन मोर इन टेरेस्ट्रियल एज कंपेयर टू एक्वेटिक। और अच्छे से ब्रेकडाउन होता है तो डाइजेशन भी जो होता है वो अच्छा होता है, तो मोर डाइजेशन, ठीक है। और अपन ऐसा बोल सकते हैं लेस फूड वेस्टेज, पूरा वेट ब्रेकडाउन होता है ना तो फूड का वेस्टेज भी कम होता है। तो ये सब उनको पॉइंट्स को पता होने चाहिए। तो ये एडवांटेज होता है एक्वेटिक के ऊपर टेरेस्ट्रियल के, ठीक है। तो ये अपन के एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, अपन ने डिस्कस करा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे, ठीक है। एक बार पढ़ लो इसको, क्या कह रहे हैं What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? कि डिफरेंट वेज क्या होता है इन विच ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है टू प्रोवाइड डिफरेंट
ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंटली कैसे कैसे होते हैं, तो अपन ने पूरा पढ़ लिया ये क्या क्या होता है। तो एक बार जिन जिनको पता होगा उनको पता होगा, तो क्या था बता दो। तो नहीं बता तो मैं बताता हूँ क्या होता है। ग्लूकोज होता है C6H12O6। सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है पायरूवेट में। ठीक है, पायरूवेट होता है 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है इतने से ब्रेक डाउन में ही। अब यहां तक जो ब्रेकडाउन होता है ये सब ऑर्गेनिजम्स में लगभग कॉमन होता है। तो ये ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। अब यहां से एनर्जी हटा रहा हूं, ठीक है, एनर्जी बनती है यहाँ पे क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। अब इसके बाद में 3 पॉसिबल वेज होते हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये। एक होता है जो विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और उसको बोलते हैं ह्यूमन बीइंग वाला जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है, उसमें बनता है प्रोडक्ट CO2 H2O और एनर्जी। ठीक है, बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी। फिर एक होता है जो विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको लिख देता हूँ -O2 से। उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, सिर्फ लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी एनर्जी। और एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, उसमें बनता है एल्कोहल। एल्कोहल बनता है C2H5OH, साथ में CO2 भी बनता है और थोड़ी बहुत एनर्जी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट वे में। ये सिर्फ होता है यीस्ट में, है ना, ये भी विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का है। इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स में फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो इस वे में होता है। तो अपन को ये लिखना, थोड़ी बहुत नीचे थ्योरी लिख देना। ठीक है, तो मेनली इसका ये था कि नॉर्मली जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी प्लांट है, वो तो ये वाला रेस्पिरेशन करते हैं, पायरूवेट, फिर CO2 H2O एनर्जी। फिर ह्यूमन बीइंग का एक स्पेशल केस है एनएरोबिक वाला, जब अपन हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब होता है पायरूवेट, फिर जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। और एक और होता है यीस्ट में। यीस्ट में क्या होता है, पायरूवेट और फिर बन जाता है अल्कोहल, और ये उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं वो। तो ये पूरा होता है। नॉर्मली बोलेंगे तो नॉर्मल जो भी ह्यूमन बीइंग होता है वो सबसे फर्स्ट वाला प्रोसेस कैरिड आउट होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज और लास्ट का प्रोडक्ट होता है CO2 H2O और 38 ATP। ठीक है, तो ये था बस वेरियस ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिए। बस आपको ये फ्लो चार्ट बनाना, थोड़ी बहुत नीचे थ्योरी लिखनी है। मेनली फ्लो चार्ट के मार्क्स हैं। तो अपन आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो भी रेस्पिरेशन करता है ना उसका एरिया बहुत मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना अच्छे से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा अपने ब्लड में। तो जितना बड़ा एरिया उतना अच्छा डिफ्यूजन। तो लंग्स कैसे डिजाइन होते हैं, तो अपन ने कल पूरा पढ़ा था। जैसे अपन ने कल पढ़ा था, ये पढ़ा है मेरे पास वो फोटोज, ये देखो, सिर्फ फोटो को देखो। कल वाला जो किसी किसी ने नहीं अटेंड करी होगी तो सिर्फ फोटो को देखो। क्या होता था कि यहाँ से माउथ से एयर आती थी या फिर अपनी नोज कैविटी से आती थी, फिर वो अंदर जाती थी ट्रैकिया की हेल्प से, फिर सबसे पहले आती थी ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई सब डिवाइड होती थी ब्रोंक्यूल में, और ब्रोंक्यूल सब डिवाइड होते थे एल्वियोलाई में। मतलब इतना सब डिवीजन हो रहा है। तो ये इतना सब डिवीजन होगा तो छोटा 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 और होता जाएगा, और एंड में इतना छोटा एरिया हो जाता था कि वो बहुत, मतलब एरिया वाइज के हिसाब से वो पूरा बहुत ज्यादा डिवाइड हो गया, लेयर्स में बन जाते हैं वो। जैसे अपन बबल्स देखते हैं ना, एयर बबल्स हैं, उस टाइप से हो जाते हैं वो, इतने छोटे छोटे थर्माकोल के बबल्स जैसे होते हैं उस टाइप के, और बहुत छोटे लेवल पे। तो उसको बोलते थे एल्वियोलाई। तो लंग्स ऐसे डिजाइन होते हैं कि वो और सब डिवाइड होते जाते हैं और डिवाइड होते जाते हैं, और उसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो एंड में जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर आता है ना एल्वियोलाई, वो तो और ज्यादा इसका एरिया बढ़ा देता है। तो इस तरीके से वो डिजाइन होता है। तो अपन इसको पूरा बताएंगे, कहाँ पे है, हाउ द लंग्स आर डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अपन सब डिवीजन वाला चार्ट बना देंगे। क्या होता है कि लंग्स से पहले ब्रोंकाई आती है, सबसे पहले ब्रोंकाई से लंग्स स्टार्ट हो जाता है। मतलब ब्रोंकाई जो होती है वो फिर और डिवाइड होती है किसमें, ब्रोंक्यूल में। ब्रोंक्यूल जो होते हैं और डिवाइड होते हैं वो किसमें, एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई क्या होता है, वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो सरफेस एरिया को बढ़ाने में काफी हेल्प करता है।
है ना। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस एरिया को बढ़ाने में काफी हेल्प करता है। तो ये अपन को पार्ट्स बताने, मेनली जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है एल्वियोलाई की वजह से। एल्वियोलाई क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एल्वियोलर सैक बोलते हैं उसको, फिर एल्वियोलर डक्ट भी होते हैं उसमें, और उससे ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड होती है। तो इतना स्मॉलेस्ट लेवल पे जाके वो डिवाइड होता है, तो ऑक्सीजन डायरेक्टली फिर ब्लड में मिक्स होना स्टार्ट हो जाती है, डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम एरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है जो सब डिवीजन होता है ना, ब्रोंकाइस स्टार्ट होके ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंक्यूल्स का एल्वियोलाई में, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है वो काफी हेल्प करते हैं उसमें। अब देखो बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखते कैसे हैं? ऐसे होता है वो, मतलब वो ब्रोंक्यूल जो होती है वो और सब डिवाइड हो रही है ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, और इसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सब डिवीजन हुआ ना बैलून लाइक स्ट्रक्चर में एल्वियोलाई में, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैक्सिमम सरफेस एरिया के लिए। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोलर सैक बोलते हैं, इसके अंदर होल्स होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन आके ब्लड में मिक्स होती है, तो डिफ्यूज होती है वो, तो इसको एल्वियोलर डक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, ब्लड फिल्ड कैपिलरीज होती है, और यहाँ से डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाती है, CO2 यहाँ से निकल जाती है और O2 यहाँ से उस ब्लड में मिक्स हो जाती है, फिर इनहेलेशन एक्सहेलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी अपन को आ गया। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा कुछ डिस्कस करते हैं। देखो, जब अपन इनहेल या एक्सहेल करते हैं ना, तो कुछ मूवमेंट होता है। जैसे जब अपन इनहेल करते हैं, जब अपन सांस इनहेल करते हैं, तो अपन को स्पेस काफी बढ़ाना है। ठीक है, ताकि मैक्सिमम अपन इनहेल कर सके, तो अपन को स्पेस बढ़ाना, तो अपन के रिब्स की मूवमेंट देखना। कभी भी सांस लोगे तो रिब्स ऊपर आ रही ना, तो रिब्स ऊपर आती है, तो रिब्स जो होती है उसका मूवमेंट क्या होता है, आउटवर्ड्स। तो अपन इसको एक बार पूरा हेडिंग बनाते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन अपन का मेन एम क्या है, इनहेलेशन के अपन मूवमेंट्स देख रहे हैं कि मूवमेंट क्या क्या होती है। तो इनहेल जब कर रहे होते हैं तो अपन को मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपन के इनसाइड होनी चाहिए, तो अपन को स्पेस बढ़ानी पड़ेगी ना, तो अपन रिब्स की मूवमेंट आउटवर्ड्स करते हैं, तो रिब्स की मूवमेंट आउटवर्ड्स होगी। एक होता है डायफ्रागम, डायफ्रागम होता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, इसमें एक मसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं डायफ्रागम। तो रिब्स की मूवमेंट आउटवर्ड्स हो गई। डायफ्राग्राम जो होता है वैसे कॉन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो जब स्पेस बढ़ाना है तो उसको और ऊपर आना है कि नीचे जाना चाहिए, तो वो स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट हो जाएगा ना तो स्पेस बढ़ जाएगा, और जब वो यूं होगा, जैसे वो यूं हो जाएगा तो स्पेस कम हो जाएगा, तो तभी डायफ्राग्राम हो जाता है स्ट्रेट आउट, और जो रिब्स होती है वो आउटवर्ड्स आ जाती है। ठीक है, ये मूवमेंट होता है। अब जब अपन एक्सेल करते हैं तो अपन सांस छोड़ते हैं। ठीक है, सांस छोड़ी अपन ने, तो क्या होता है, जो रिब्स की मूवमेंट होती है वो जाती है इनवर्ड्स, ताकि स्पेस कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि अपन को अब एक्सेल करना है, तो स्पेस कम हो गया और डायफ्रागम आ जाता है ऊपर कॉन्वेक्स शेप में। ठीक है, ताकि स्पेस कम हो जाए। तो ये मूवमेंट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अपन को। ठीक है, कि मूवमेंट क्या होता है, तो मूवमेंट क्या क्या होता है रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग। तो रिब्स का जब आउटवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है तो अपन इनहेल कर रहे होते हैं कि एक्सेल कर रहे होते हैं, तो अपन का आंसर होगा अपन इनहेल कर रहे होते हैं। उसका रीजन क्या है, ताकि स्पेस बढ़ जाए। और रिब्स का जब इनवर्स मूवमेंट होता है तो उसका मतलब अपन एक्सेल कर रहे हैं कि इनहेल कर रहे हैं, उसका मतलब अपन एक्सेल कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस कम कर रहे हैं, है ना। और वही अपन को डायफ्रागम में भी पूछ सकते हैं कि डायफ्रागम स्ट्रेट कब होता है और कॉन्वेक्स कब होता है। तो कॉन्वेक्स और स्ट्रेट का अपन ने पता कर ही लिया कि कॉन्वेक्स कब होता है, जब अपन एक्सेल कर रहे होते हैं वो ऐसे हो जाता है ताकि स्पेस कम हो जाए, और स्ट्रेट कब होता है जब अपन इनहेल कर रहे होते हैं ताकि स्पेस बढ़ जाए, है ना। तो ये सब अपन को मूवमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। यहाँ पे अपन ने पढ़ा था ना, लिफ्ट आउटवर्ड डायफ्रागम स्ट्रेट। फिर फिर आता है ड्यूरिंग एक्सेलेशन। एक्सेलेशन के टाइम में क्या होता है, तो एक्सेलेशन के टाइम में ये होता है कि जो अपन की रिब्स होती है, एक्सेलेशन लिख देता हूँ। एक्सेलेशन के टाइम में क्या होता है, रिब्स जो होती है वो मूव करती है इनवर्ड्स, रिब्स मूव इनवर्ड्स, और डायफ्रागम जो होता है वो हो जाता है कॉन्वेक्स शेप का। ठीक है, तो वो हो जाता है कॉन्वेक्स शेप का, और अपन की रिब्स जो होती है वो इस तरीके से इनवर्ड मूव करती है। तो अपन को थोड़ा बहुत मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये अपन की पुरानी क्लासेस में बहुत बार आ चुका है। कुछ ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं बोर्ड में कि मूवमेंट बताओ रेस्पिरेशन के टाइम में, तो अपन को वो सब पता होना चाहिए। तो ये अपन को पता चल गया पूरा।
अब रेस्पिरेशन का थोड़ा बहुत बचता है डिजोल्व वाला पार्ट रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो मेनली रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं द इंटरमिक्सिंग ऑफ वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। एक मीडियम का दूसरे मीडियम में मिक्स होना उसको अपन डिफ्यूजन बोलते हैं। और डिफ्यूजन कहाँ पे होता है, एल्वेलाई होता है। एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन का जो ब्लड में मिक्स होता है उसको अपन डिफ्यूजन बोलते हैं कि उसमें मिक्स हो रही है वो। अब ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो अपन ब्लड पे आते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है ना, यही मेनली ऑक्सीजन को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। मतलब जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन को बाइंड कौन कर रहा है, बाइंडिंग एजेंट जो है वो कौन है, तो वो हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंडिंग एजेंट है, तो इसी वजह से हीमोग्लोबिन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो अपन से वन वर्ड पूछेंगे, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी या फिर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, तो अपन उसका आंसर देंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, स्पेलिंग सही लिखना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी बोलना था, ठीक है। ये है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है अच्छे से। अब ये अपन के ब्लड में जो होता है ना, थोड़ा बहुत वाटर भी होता है, ठीक है। वाटर मतलब लिक्विड पार्ट भी तो है, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी डिजोल्व हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजोल्व हो जाती है। पर ज्यादा ज्यादा जो सॉल्युबल है वाटर में वो कौन है, वो CO2 है, ठीक है। CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर, हाँ, ब्लड नहीं बोल रहा हूं मैं, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। CO2 जो होती है वो ज्यादा सॉल्युबल है वाटर के अंदर ऑक्सीजन के कंपेरेटिवली। तो CO2 जो होती है बहुत जल्दी सॉल्युबल होती है वाटर में, जल्दी इसको मूव करवाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है ना वो CO2 को नहीं पकड़ता है, वो O2 को पकड़ता है। तो जो ब्लड होगा उसमें ज्यादा कौन होगा, ज्यादा बाइंडिंग किसकी मतलब प्रोबेबिलिटी है, तो वो ऑक्सीजन की है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एजेंट है, तो वो O2 को ही पकड़ेगा। CO2 तो वाटर के लिए है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अगर ऐसा वन वर्ड में पूछेंगे कि हु इज मोर सॉल्युबल इन बिटवीन CO2 एंड O2 इन वाटर, तो उसका आंसर होगा CO2 इज मोर सॉल्युबल, ठीक है। तो उसका ये आ गया, अपना पूरा आ गया ये सब। तो यही सब बताना था मुझे रेस्पिरेशन के बारे में। अपन ने काफी सारा सब कुछ पढ़ लिया रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या होता है और इसके मतलब मूवमेंट क्या होती थी, रेस्पिरेशन सिर्फ प्लांट्स में कैसे होता होगा, कॉकरोच में कैसे होता होगा, और लास्ट में क्या देखा था अपन ने, वो अर्थवॉर्म वाला भी देखा। उसके अलावा मूवमेंट्स वूमेंट सब देख ली, लास्ट के क्वेश्चंस भी कर लिए थोड़े बहुत। अपन कल थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा स्टार्ट करेंगे ब्लड कि ब्लड क्या होता है, सर्कुलेशन कैसे कैसे होता होगा ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, टाइम हो गया अपन का, और कल से अपन स्टार्ट करेंगे ब्लड का फ्लो और जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस बच गए, ठीक है, 3 क्वेश्चंस बचे हैं अपन के वो। चलो थैंक यू।